हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 1 मैंने आपको पढ़ाया था, द लिविंग वर्ल्ड। होपफुली आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी में, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासिफाई किया गया है? तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगी। आंसर नंबर 1 है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड में बहुत सारे ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्गी। ठीक। दूसरा, मैंने आपके सामने एक अचार का डिब्बा लाके रखा और आपने जब उसका ढक्कन खोला तो उसमें देख रहे हो आप कि कुछ व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, है ना? तो यानी मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि उस पे क्या ग्रो हो गई है? फंगस ग्रो हो गई है। ठीक है, तो अब मैंने दूसरा वर्ड लिख दिया, फंगस। फिर मैं आपको एक गार्डन में लेके गई और वहां पे क्या ग्रो कर रहा है? मैंगो का ट्री ग्रो कर रहा है। ठीक है। या वहां पे एक कॉर्नर पे लगा हुआ है नीम का ट्री। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैंगो एंड नीम। ठीक। अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके गई जहां पे एक ऐसा प्लांट ग्रो कर रहा है जिसको हनुमान जी लेने गए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। जी हाँ, संजीवनी बूटी। और उस प्लांट का नाम है सिलेजिनेला। इस प्लांट में फ्लावर नहीं होते। ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको ये 4 प्लांट्स दिखाए। और अब मैं अगर आपसे आइडेंटिफाई करने को कहूँ तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई, पॉन्ड के ऊपर जो ग्रो कर रही थी वो एल्गी थी। अचार के ऊपर जो ग्रो कर रहा था, या अगर मैं आपको मशरूम दिखाऊं तो आप कह देंगे कि हाँ, ये एक फंजाई का एग्जाम्पल है। अगर एक मैंगो और नीम का ट्री दिखाऊं तो आप कह देंगे कि हाँ, इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड ये प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? ये एंजियोस्पर्म है। वहीं पे अगर अगर मैं आपको सिलेजिनेला दिखाऊं तो ये एक एग्जांपल है टेरिडोफाइट्स में, इसमें कोई फ्लावर नहीं होते हैं। तो यानी कि आप इनको देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को। इसी तरह का अगर आपको कोई और चीज देखने को मिलेगी, यानी मैंगो, नीम, और इसी तरह का अगर मैं आपको अमरूद का पेड़ दिखाऊं तो भी आप क्या कह दोगे कि किस कैटेगरी में आएगा? एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आएगा। तो यानी क्लासिफिकेशन की वजह से ये हमसे क्या कह रहे हैं? व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो क्लासिफिकेशन की वजह से सबसे पहली चीज तो क्या हुई कि आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जब उसी तरह का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जैसे कि मैंगो हो गया, नीम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, उन सबको किस कैटेगरी में रख देंगे? हम एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रख देंगे। अचार के ऊपर जो फंगस ग्रो कर रही है, या ऐसे प्लांट्स जिसमें कि क्लोरोफिल एब्सेंट है लेकिन वो कुछ प्लांट से रिजेंबलेंस शो करते हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे? फंगस की कैटेगरी में रख देंगे। उसी तरीके से एल्गी है तो जो मेनली किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। लेकिन जब वैसे ही स्ट्रक्चर्स हमें और नजर आएंगे, हम अगर किसी समुद्र में देखेंगे, वहां पे भी अगर हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे लेकिन उनका कलर रेड होगा, लेकिन वहां पर भी उन एल्गी में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड नहीं होगा। प्लांट बॉडी कैसी होगी? थैलॉइड होगी। तो हम क्या कह देंगे कि ये एल्गी है। यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके हम उसकी क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज आई कि हम इनमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बता सकते हैं अगर हमने क्लासिफिकेशन किया है तो। अब आप पूछेंगे सिमिलैरिटी कैसे हुई? जैसे कि एल्गी अगर आप देखते हैं तो वो भी ग्रीन कलर की है, मैंगो की लीव्स देखते हैं तो वो भी ग्रीन कलर की है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो आप क्या बता सकते हो? सिमिलैरिटीज। अब अगर मैं कहूं कि डिसिमिलैरिटीज भी होती है क्या? तो हाँ, बिल्कुल होती है। यहाँ पे तो प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। जबकि जब मैं बात करती हूँ इन प्लांट्स की, मैंगो की या सिलेजिनेला की, तो यहाँ पर तो क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होती है। तो यानी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज ये आप किसके माध्यम से बता सकते हैं? क्लासिफिकेशन अगर आपने किया है तो आप बता सकते हैं।
चौथी बात आती है कि आपको एक ट्रेंड पता लगता है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, यानी कि फाइलोजेनी आपको पता लगती है, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कैसे सिंपल प्लांट बॉडी से कैसे कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी बनी, ये आपको पता लगता है किसके थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो ये 4 पॉइंट्स आएंगे जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कब पॉसिबल है, जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें। अगर हमने मैंगो के ट्री की स्टडी कर ली तो हम बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो नीम के पेड़ में भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल दोनों में ही अच्छी खासी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड देखने को मिलता है। वहां पर भी क्या होता है मैंगो के ट्री में कि आपको जो फ्रूट होता है उस फ्रूट में गुठली निकलती है। यहाँ पर भी नीम में भी आपने देखा होगा कि नीम में भी क्या होती है, निबोली होती है, तो अंदर क्या होती है, गुठली निकलती है। तो यानी ये कुछ कई सारे कॉमन फीचर्स होंगे जो आप एक ही जगह एक एंजियोस्पर्म को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको वो सारे के सारे मेंबर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो फीचर एक एंजियोस्पर्म में होंगे ऑलमोस्ट वही फीचर्स किसमें होंगे, दूसरे एंजियोस्पर्म में होंगे। तो इसीलिए क्या है, पूरा का पूरा एक आप ग्रुप पढ़ेंगे। और ये पॉसिबल कब हो पाया, जब आपने क्लासिफिकेशन करा कि ये एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आ रहे हैं दोनों ही प्लांट। तो यानी कि पहला हमारा जो क्वेश्चन था कि व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, तो उसका आंसर क्या होगा कि इसके थ्रू हम एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, दूसरी बात ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरी बात, आप ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बता सकते हैं। और चौथी बात, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ ये आप बता सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बच्चों अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो प्लीज आप मुझे अगर कमेंट करके बताएंगे कि मैम इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं इसके आंसर्स भी आपको रिटन में प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन बस आपको एक छोटा सा कमेंट करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस क्यों हुए। बच्चों क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस होने के मेन कारण है उसके क्राइटेरिया को लेकर, यानी कि कोई क्राइटेरिया, ड्यू टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे कि आंसर नंबर 2 आया, आंसर 2। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया यानी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या बनाया, मॉर्फोलॉजी बनाई, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है इस बेस पे क्लासिफिकेशन किया। किसी ने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी को बेसिस बनाया, किसी ने उसकी साइटोलॉजी यानी कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है इसको क्राइटेरिया बनाया, किसी ने उस प्लांट की फिजियोलॉजी को बेसिस बनाया। फिजियोलॉजी को बेसिस बनाने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें की क्या होती हैं, ट्रू रूट्स प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वहीं पर अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं या एल्गी की बात करते हैं तो वहां पे रूट्स नहीं होती हैं। तो यानी फिर उनमें कैसे पानी का जो है फ्लो होता है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, तो उस चीज को बेस बनाया। फिर और आगे चले तो अब क्या है, कई एडवांस टेक्निक आ गई जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सब क्राइटेरिया में चेंज होता गया जिसकी वजह से जो क्लासिफिकेशन जो है वो भी क्या होता गया, चेंज होता गया। पहले और अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं तो इसीलिए नए एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है, नए क्राइटेरियाज को कंसीडर किया जाता है और इसीलिए फिर क्लासिफिकेशन में भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो हमारा जो सेकंड वाला आंसर है, व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, इसीलिए क्योंकि बेसिस ऑफ क्राइटेरिया या किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो बदलते जा रहे हैं। जैसे कि वो आधार क्या क्या है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी यानी कि उनकी सेल का स्ट्रक्चर को किसी ने कंसीडर किया, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में चेंजेस आते गए। और साथ ही साथ एक बायोकेमिस्ट्री को आप और ऐड कर सकते हैं कि उसमें कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, कौन से कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किसी किसी ने इस चीज को भी स्टडी किया। इस बेस पर जो है क्लासिफिकेशन में चेंजेस आए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू ऑफन मीट, यानी कि जब अक्सर आप जिन लोगों से मिलते हैं उनको आप किस तरीके से क्लासिफाई करोगे। तो ये भी बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों जिन लोगों से हम लोग मिलते हैं अक्सर
उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उनका पहचान करते हैं कि किस तरह के वो लोग होंगे, कैसा उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या क्राइटेरिया हम अपनाते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कोई भी जब पर्सन जिससे हम मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई ये दिखने में कुछ कुछ हमारे जैसा मतलब कि हमारे जितने लेवल का ही है कि नहीं, कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि दोस्ती भी जो होती है वो बराबर वालों में ही सही रहती है। तो ठीक उसी तरीके से हम ये कुछ देखकर थोड़ा आइडिया हम लगा लेते हैं। यानी हम सबसे पहले तो क्या देखते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। ठीक है। किसी भी पर्सन के चलने से, उठने बैठने से, उसके पहनावे से काफी कुछ उसकी मॉर्फोलॉजी पता लग जाती है, उसके बारे में आइडिया लग जाता है। फिर हम कुछ उससे कुछ बात करना शुरू करते हैं। तो जब हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो हमें उसका नेचर समझ में आता है ना, धीरे धीरे हमें उसका नेचर समझ में आता है, आप कह सकते हैं उसका बिहेवियर समझ में आता है। फिर जब आप बात करोगे तो फिर आप उसकी फैमिली के बारे में कुछ थोड़ा पूछोगे। ठीक है। और फैमिली के बारे में, उसके रिलेटिव्स के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। फिर वो कहाँ को बिलोंग करता है, यानी कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर जब बातचीत के दौरान हमें कुछ पता लगता है कि भाई हाँ हमारी भी हॉबीज, आप जस्ट एक पूछ लेते हैं भाई आपकी हॉबीज क्या क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी हॉबी और सामने वाले की हॉबीज काफी कुछ मिलती जुलती है, तो हमारी उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो हम उसकी हॉबीज को भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी पूछते हैं। और अगर मान लीजिए वो वर्किंग है तो फिर वो वर्किंग है तो कहाँ पर वर्किंग है, क्या काम करते हैं, यानी कि हम उसके करियर के बारे में भी बात करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बेस पर हम किसी पर्सन का क्लासिफिकेशन करते हैं कि हाँ भाई हमारे लगभग 5-6 फ्रेंड्स हैं और उनमें 5-6 फ्रेंड्स में ये चीजें हैं कि उसको भी बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे भी बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसकी हॉबी ये है, या वो भी इसी चीज की तैयारी कर रहा है, पर्टिकुलर नीट की तैयारी कर रहा है, या फिर वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो भी कहाँ को बिलोंग करते हैं, यूपी को बिलोंग करते हैं, हम भी यूपी को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी पर्सन को क्लासिफाई करते हैं। एक जनरल आइडिया, एक जनरल क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। भाई अगर आपने किसी इंडिविजुअल और पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो उससे हमें क्या फायदा, हम क्या सीखते हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, तो हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलते हैं उसके कैरेक्टर्स जानने को मिलते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन वापस मैं रीड करती हूँ। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए और वहां पे आपने दो फील्ड्स देखे, दो खेत देखे। एक खेत है उसको मैं नाम दे रही हूँ ए, और दूसरा जो खेत है, क्रॉप फील्ड है, उसको मैं नाम दे रही हूँ बी। ठीक है। ए में ग्रो कर रही है ब्रेसिका, यानी कि सरसों की स्पीशीज। ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और जो दूसरी है उसमें ग्रो कर रहा है ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि वो गेहूं का खेत है। व्हीट लिख रही हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं मस्टर्ड भी लिख देती हूँ साथ में, मस्टर्ड। और दूसरा मैं यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम का नाम लिख रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोनों की जब स्टडी करूंगी, जो दोनों पॉपुलेशंस को, ये एक पॉपुलेशन हो गई, ये दूसरी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे मस्टर्ड के खेत में मुझे क्या दिखेंगे, मस्टर्ड के फ्लावर्स दिखेंगे, मस्टर्ड के पौधे दिखेंगे। किस कलर के होंगे वो, येलो कलर के होंगे। फिर उसमें पेटल्स जो होंगे वो किस तरीके से अरेंज होंगे, वो इस तरीके से क्रूसीफॉर्म शेप में अरेंज होंगे। फिर जब मैं उसकी लीव्स देखूंगी तो मैं देखूंगी कि लीव्स इसकी बड़ी लार्ज हैं। फिर जब ये इतने सुंदर फ्लावर हैं तो इस पर क्या होगा, इस पे पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, कैसा पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा। फिर मैं देखूंगी कि जब मैं इसके स्टेम को तोड़ती हूँ या इसके लीव्स को थोड़ा सा क्रश करती हूँ तो उसमें एक पंजेंट सी मुझे स्मेल भी आती है। ठीक है। ये फीचर्स मैंने कुछ एक मोटा मोटी देख लिए, किसको, जब मैंने मस्टर्ड के क्रॉप को, मस्टर्ड के क्रॉप फील्ड को या मस्टर्ड के खेत को देखा। फिर मैं गई दूसरे खेत में जहां पर वीट ग्रो कर रहा था। तो वीट में क्या मैंने देखा कि यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स का साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। फिर मैंने उसमें स्मेल किया तो उसमें कोई स्मेल भी नहीं आई, यानी कि नो एरोमा।
फिर मैंने देखा कि क्या ये जैसे सरसों के फ्लावर इतने सुंदर थे, क्या ये भी इतने सुंदर है? तो ये इतने सुंदर नहीं थे, यानी कि अट्रैक्टिव नहीं थे। तो मैं इससे क्या कंक्लूजन निकाल लूंगी कि इसमें फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन तो नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या तो एरोमा चाहिए या वो बहुत सुंदर हो, लेकिन ये दोनों ही चीज नहीं होगी। तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल लूंगी कि मैं ये सोच लूंगी कि यहाँ पर क्या होगा, जरूर से कैसा पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे एक ही जो प्लांट है उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। तो ये मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया, किसको, जब मैंने दो अलग अलग स्पीशीज के या दो अलग अलग पॉपुलेशन को स्टडी किया। तो ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। तो इसी तरीके से अगर आप इसी में ये तो हमने दो पॉपुलेशन को स्टडी किया। अब अगर मान लीजिए दो वीट के पौधे मैं कंसीडर करूं और उनको स्टडी करूं, तो मुझे तो बिल्कुल एक से ही लगेंगे कि हाँ एक से ही लग रहे हैं, इनमें भी ऐसा ही स्टेम है, दोनों में एक सा स्टेम है। अगर मैं मस्टर्ड के दो फ्लावर्स कंसीडर करूं तो दोनों फ्लावर्स मुझे एक से लगेंगे। तो यानी हम क्या करते हैं कि जब हम किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, दो डिफरेंट पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो हम उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कि हमने क्या सीखा, हमने उसके कैरेक्टर्स को सीखा और हमने उसके कंपैरिजन करा, हमने उसमें सिमिलैरिटीज बताई, हमने उसमें डिससिमिलैरिटीज बताई। जब भी आप इस आंसर को लिखेंगे तो आपको यहां पर एग्जांपल देना मस्ट है। ठीक, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। तो मैंगो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, मैंजीफेरा, ये लिखा मैंजीफेरा, इसके नीचे अंडरलाइन करी, ये जीनस है इसीलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इंडिका, इंडिका स्पीशीज है तो ये किससे स्टार्ट होगी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी और इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिफाइन अ टैक्सॉन, गिवन सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हियरार्किकल लेवल। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, वीडियो में अगर आपको कहीं पे भी कोई कमी लगती है, कोई सुधार करना है, तो प्लीज अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आंसर लिख देती हूँ, आंसर 6। देखो बच्चों, टैक्सॉन, टैक्सॉन बताने से पहले मैं आपको वो ट्रिक जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की थी वो आपको बता दूं। वो किस तरीके से हमने याद करी थी, केबीसी ऑफ अमिताभ बच्चन की जगह हमने क्या करा था, केपीसी ऑफ ग्रैंड सन। अब के से क्या बता रही थी, मैं बुक रख देती हूँ। के से क्या था, किंगडम, किंगडम। पी से क्या था, फाइलम। सी से क्या था, क्लास। ओ से क्या था, ऑर्डर। एफ से क्या था, फैमिली। जी से क्या था, जीनस। और एस से क्या था, स्पीशीज। ठीक है, यही देखा था हमने। तो टैक्सॉन क्या कहते हैं बेटा, टैक्सॉन हम किसी भी क्लासिफिकेशन में, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में जो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जैसे मान लीजिए मैंने चुन ली ये सी से क्लास, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टैक्सॉन। मान लीजिए मैंने चुन लिया एफ, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा एक टैक्सॉन। अब हमें इसके एग्जांपल को बताने हैं। ये कह रहा है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्स एट डिफरेंट हियरार्किकल लेवल। अब जैसे मान लीजिए किंगडम मैंने कह दिया प्लांटिंग, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, किंगडम का हो गया। ये एक किंगडम क्या है, टैक्सॉन है, जिसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लांटी या एनिमेलिया। उसी तरीके से अब मैं आगे बढ़ी, फाइलम। फाइलम की बात बच्चों हम लोग करते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में हम लोग डिवीजन की बात करते हैं, है ना। अब फाइलम मैंने कह दिया क्या, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक, अब क्लास आई, क्लास मैंने कह दी मैमेलिया। यहाँ पे मैंने प्लांटी लिखा है, यहाँ मैं एनिमेलिया कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एनिमेलिया। और यहाँ पे प्लांटी कर देती हूँ। यहाँ क्लास क्या हो गई बच्चा, मैमेलिया। फिर ऑर्डर आया, ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा। फिर फैमिली क्या हो गई, होमोनिडी। और जीनस क्या हो गया,
होमो, और स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस, होमो और सेपियंस। तो ये हमने एग्जांपल दे दिए। टैक्सॉन क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हर रैंक होती है, हर कैटेगरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन नाम देते हैं। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें सबके बारे में पूछा गया है, जैसे फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। तो भाई फाइलम क्या होता है, तो फाइलम हम उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को कहते हैं जिसके अंदर क्या आती हैं, बहुत सारी क्लासेस आती हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में कई क्लासेस आ जाएंगी। कौन कौन सी क्लास आ जाएगी, जैसे कि एक तो मैमेलिया हो ही गई, दूसरा एवीज आ गई, फिर रेप्टाइल्स आ गए, फिर एम्फीबियंस आ गए। ये सब क्या आ गए, ये एग्जाम्पल हो गया। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई फाइलम क्या होता है, तो फाइलम वो कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी क्लासेस आती हैं। और फॉर एग्जाम्पल कॉर्डेटा एक फाइलम है जिसकी 4 क्लासेस के नाम ये हैं, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स, एम्फीबियंस। ये आप लिख देंगे। फिर पूछा जा रहा है क्लास क्या होती है। अच्छा हाँ, ये बात लिखना मत भूलना कि फाइलम की बात हम एनिमल के केस में करते हैं। अगर प्लांट्स की बात होगी तो हम फाइलम की जगह क्या लिख देंगे, डिवीजन लिख देंगे। फिर पूछ रहे हैं कि क्लास क्या होती है, तो क्लास में आप क्या लिख दोगे, क्लास इज दैट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन्स सेवरल ऑर्डर्स, है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट का एग्जांपल लूं तो मैं कह दूंगी पोएल्स, है ना, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्लास के अंदर क्या आएंगे, क्लास में जैसे कोई सी भी आपने एक क्लास ले ली, सपोज क्लास में मैंने ले लिया मोनोकॉट ले ली, ठीक है, मोनोकॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडन्स। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस मोनोकॉटिलिडन्स में कई सारे ऑर्डर्स आएंगे, उनकी बात कर रही हूँ। अगर मैं डाइकॉटिलिडन लिखती हूँ तो इसका मतलब मैं डाइकॉटिलिडन्स में जो जो ऑर्डर आते हैं उनकी बात करूंगी। कौन कौन से ऑर्डर आ जाएंगे डाइकॉटिलिडन्स में, जैसे कि रोजेस आ गया, रेनेल्स आ गया, मालवेल्स आ गया, ये सब किस में आ जाएंगे, डाइकॉट में। तो डाइकॉट में आने वाले ऑर्डर्स को हम किस में लिखेंगे, डाइकॉट में। मोनोकॉट में आने वाले ऑर्डर्स को हम किस में लिखेंगे, मोनोकॉट में। डाइकॉट के मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, रेनेल्स लिख दिया, रोजेस लिख दिया, सेपेंडेल्स लिख लिया। ये सब एग्जांपल किसके आ गए, डाइकोटिलिडन्स के आ गए। फिर फैमिली कहा। अब फैमिली में आप क्या करोगे, फैमिली वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें क्या आते हैं, बहुत सारे जीनस आते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मालवेसी फैमिली, तो मालवेसी फैमिली में कॉटन भी आ रहा है यानी कि गॉसिपियम भी आ रहा है। मालवेसी फैमिली में भिंडी भी आ रही है यानी कि एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस भी आ रही है। मालवेसी फैमिली में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि चाइना रोज भी आ रहा है। तो एक फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे जीनस होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, ऑर्डर का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे थे क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट किया कि डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें आपको जो आ रहा है ना जिसके अंदर, वो चीज बतानी है। यानी कि फाइलम में बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं, क्लासेस पूछे तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, फैमिली पूछे तो उसमें बहुत सारे जीनस आ रहे हैं। तो आप फैमिली में क्या लिख दोगे कि फैमिली वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे जीनस आते हैं। फैमिली इज दैट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन विच वी इंक्लूड वेरियस जीनस। फॉर एग्जांपल मालवेसी फैमिली का दे दीजिए, 3-4 प्लांट्स के नाम आप लिख दीजिए। फिर बात आती है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। आपको कैटेगरीज जो है उसकी सीक्वेंस बतानी है। तो इसमें आप ये देखिए, सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज है। तो आंसर जो स्टार्ट होना चाहिए वो स्पीशीज से स्टार्ट होना चाहिए। तो बी वाला तो बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि बी में किससे स्टार्ट हो रहा है, जीनस से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात इसमें देखिए, ये इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइलम, फाइलम से छोटा हो गया ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा हो गया जीनस, जीनस से छोटी हो गई स्पीशीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, हाउ इज अ की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। की मैंने आपको बताया था कि एक वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें आप किसी भी एक फीचर को कंसीडर करते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको उस समय पढ़ाते समय भी बताया था, आपने कोई एक फीचर ले लिया था नोटोकोड, ठीक है। अब अगर की क्या कहती है कि की उस फीचर के 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको प्रोवाइड करती है। अब वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो सकते हैं कि नोटोकोड प्रेजेंट है और नोटोकोड एब्सेंट है।
अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कह देंगे, कॉर्डेटा है। अगर एब्सेंट है तो हम क्या कह देंगे कि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। और इन दोनों को आपस में, इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में हम क्या कह देंगे, कपलेट्स कह देंगे। तो इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी एनिमल है कि वो कॉर्डेटा में आ रहा है या नॉन कॉर्डेटा में आ रहा है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज है। तो की हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक फीचर प्रोवाइड करती है जिसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कपलेट्स कहलाते हैं। ठीक है। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की, इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको जस्ट इसी तरह के मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की तो अभी भी लिखी हुई है, अब सुटेबल एग्जांपल प्लांट के केस में देना है तो आप ले सकते हैं ट्रिटिकम का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ आपको, और प्लांट के केस में जैसे कि किंगडम है तो प्लांट के टैक्सोनॉमिकल हायरार्की तो आपको एज इट इज लिख देनी है। ठीक है। अब प्लांट के केस में आपने किंगडम क्या आ गया, प्लांट। ठीक है। फाइलम की जगह डिवीजन होगा, वो क्या कहलाएगा, एंजियोस्पर्म। फिर क्लास, क्लास में मान लीजिए मैंने ले ली मोनोकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन्स। फिर ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आएगा, मैंने ले ली पोएल्स। फिर फैमिली क्या आ गई बेटा, पोएसी। फिर जीनस क्या आ गया, ट्रिटिकम। और स्पीशीज क्या आ गई, एस्टिमम। तो ये तो हो गया प्लांट का। अब अगर आपको एनिमल का करना है तो आप क्या लिख देंगे, किंगडम कौन सा लिख देंगे आप, एनिमेलिया। फाइलम क्या लिख देंगे, कॉर्डेटा। क्लास क्या लिख देंगे, मैमेलिया। ऑर्डर क्या लिख देंगे, प्राइमेटा। फैमिली क्या लिख देंगे, होमोनिडी। जीनस क्या होगा, होमो। और स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस। तो इस तरीके से हमने आज 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे लिखकर बोलिए, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपकी क्वेरी को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।